जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, है ना, सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। VIMP क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर के आया हूँ, जो कि मैंने आपको पहले ही कमिटमेंट कर दी कि यहीं से आपको जो है आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप 100% मानकर चलिए एंड इस वीडियो को आप विश्वास के साथ कंप्लीट देखते हुए चलिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों अब आपका बोर्ड एग्जाम लगातार आपके करीब आता जा रहा है ना। तो अब आपको अपनी पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त तरीके से शुरू कर देनी चाहिए। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 जो आपकी विज्ञान है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। 2025 का जो आपका मॉडल पेपर होने वाला है विज्ञान का, है ना। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये पेपर कहीं से मैंने लिया नहीं है, ये मैंने जो है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से खुद डिज़ाइन किया है ना। तो इसे आप ज़रूर देखिएगा और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से मिलने वाले हैं। दोस्तों जो आपका 4 मार्च को पेपर होने वाला है, जैसा कि आप जानते हैं आपका पेपर कब है विज्ञान का, तो आप कहेंगे 4 मार्च को है। तो 4 मार्च में जो आपका पेपर मिलने वाला है वो पेपर ही समझ लीजिए, है ना। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से मिलने वाले हैं, इस वीडियो से ही मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को आज नहीं देखा तो डेफिनेटली आपका लॉस होने वाला है। एंड जो स्टूडेंट इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा डेफिनेटली उसे बेनिफिट मिलेगा उसके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा तो कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ से आपको अपना जो है अनुक्रमांक, रोल नंबर जो भी होता है वो आपको डालना रहेगा, है ना। और आपको अपना नाम यहाँ पर डालना रहेगा। ये हमारा जो है पेपर कोड होता है ना, ये हमारा पेपर कोड होता है। तो हमारा जो है कोड होने वाला है 824 RA, है ना, जो कि हमने रैंडमली रख लिया है। अब देखिए मुद्रित पृष्ठों की संख्या, यानी जो आपका पेपर है वो कितने पेजों का होने वाला है ना। तो आप देख सकते हैं 12 पेजों का आपका पेपर होने वाला है। और इस पेपर में जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, है ना, सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। VIMP क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर के आया हूँ, जो कि मैंने आपको पहले ही कमिटमेंट कर दी कि यहीं से आपको जो है आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप 100% मानकर चलिए एंड इस वीडियो को आप विश्वास के साथ कंप्लीट देखते हुए चलिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमें जो समय मिलता है, जो कि फालतू की चीज़ें हैं, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होती ही है ना। टाइम कितना मिलता है, पूर्णांक कितना होता है और ये निर्देश जो होते हैं ना, वो सारे के सारे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखे हैं। तो मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पर आता हूँ, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे जो आपके क्वेश्चन होते हैं, मैं डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। निर्देश आपको आते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका खंड अ होता है ना, खंड अ, जैसा कि आप जानते हैं जो आपका पेपर है वो 2 खंडों में विभाजित होता है, खंड अ तथा खंड ब, है ना। और उसके उपखंड भी होते हैं, है ना, तो वो आगे पता लगेगा। हम खंड अ की बात कर रहे हैं। खंड अ में आपका उपभाग 1 होता है ना, उपभाग 1, और इसमें जो है बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं ना। बहुविकल्पीय प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सबसे ज़्यादा जो है वेटेज समझ सकते हो, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसके नंबर जो है फिक्स होते हैं, है ना। इसके नंबर बिल्कुल फिक्स होते हैं, 100% आपको इसके नंबर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये OMR सीट पर आपको देना रहता है इसका आंसर, है ना। और OMR सीट पर अगर आपके 20 क्वेश्चन है और 20 के 20 आपने सही किए हैं तो 20 मार्क्स आपके बिल्कुल फिक्स हो गए, पक्के हो गए, है ना। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये नंबर आपके फिक्स होते हैं। थ्योरी में होता क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। थ्योरी में अगर आप थोड़ा बहुत बनाकर भी लिख देंगे ना, थोड़ा बहुत आप बनाकर भी लिख देंगे तो भी आपको जो है नंबर मिल जाते हैं, है ना। लेकिन आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आपका गलत है तो वो गलत ही है, उसका एक भी नंबर आधा नंबर तक नहीं मिलेगा आपको, है ना, आधा नंबर भी आपको नहीं दिया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही एक जो है डिसएडवांटेज होता है। तो इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना रहता है, क्योंकि इसके नंबर हमारे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। अगर सही है तो वो सही ही रहेगा, है ना, वो गलत नहीं हो सकता और उसके मार्क्स आपको मिलने ही मिलने हैं। और थ्योरी में क्या होता है, अगर आप बनाकर भी लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर इसमें जो है ऑप्शन गलत लगा दिया तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे। ये बात आप अपने दिमाग में घुसा लीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों की हम बात करने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स, इस पेपर में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट VIMP
है ना, VIMP आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना। उत्तल दर्पण है हमारे सामने और उसके सामने कोई वस्तु रखी हुई है, तो हमसे बोल रहे हैं उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कहाँ पर बनेगा, है ना। तो देखिए हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सीधा, आभासी और छोटा बनेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा है सीधा, आभासी और बड़ा बनेगा। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हमारा है सीधा, वास्तविक और बड़ा बनेगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा है सीधा, वास्तविक और छोटा बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है ना। ऑप्शन नंबर ए जो कि मैंने आपको दिखाया था, तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो ए राइट होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सीधा और आभासी और छोटा बनेगा। देखिए जो उत्तल दर्पण होता है उसके सामने कोई भी वस्तु रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी और छोटा बनेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और इस तरह से आपको इसे लगाना था। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में भी आया हुआ है, इस बार भी जरूर पूछा जाएगा। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला है जो कि है निकट दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है ना। जो आपका निकट दृष्टि दोष होता है उसमें निवारण, उसका निवारण करने के लिए हम कौन सा लेंस प्रयोग में लेते हैं, है ना, वो हमें बताना है। देखिए हमारा पहला ऑप्शन है अवतल लेंस और दूसरा हमारा ऑप्शन है उत्तल लेंस और तीसरा ऑप्शन है द्विफोकस लेंस और इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल लेंस, है ना, अवतल लेंस। देखिए दोस्तों इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। निकट में हमारे 3 अक्षर हैं और अवतल में हमारे 4 हैं, तो इस तरह से ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने जो है एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जो है ऑप्टिक्स चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि यहाँ से जो है मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको ऑप्टिक्स चैप्टर से ही देखने को मिलने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने आपको उसका 1 शॉट भी प्रोवाइड किया है, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमसे कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है ना। जो आपका समतल दर्पण होता है उसके द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब होता है उसका आवर्धन कितना होगा वो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, 1 होता है ना। इसका हमेशा जो है आवर्धन 1 ही होता है, ओके, समतल दर्पण का। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर सबसे कम झुकी प्रकाश की किरण का रंग होता है। तो वो कौन सी प्रकाश की किरण होती है जो प्रिज्म से गुजरने के बाद जो उसके प्रिज्म के आधार से सबसे कम झुकती है ना, तो वो कौन सी किरण होती है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? देखिए हमारे ऑप्शन है नीला, लाल, हरा और बैगनी, है ना। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, लाल, है ना। लाल जो होती है ना प्रकाश की किरण वो आधार सबसे जो प्रिज्म होता है उसके आधार की ओर सबसे कम झुकती है ना, तो इसलिए हमारा जो है लाल ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, है ना, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक कौन सा होता है? तो देखिए हमारे ऑप्शन है ओम, ओम मीटर इनवर्स और ओम मीटर स्क्वायर, है ना। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, ओम मीटर। आप ध्यान रखेंगे जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसका मात्रक हमारा क्या होता है? ओम मीटर होता है, ओके। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमसे कह रहा है कि विद्युत हीटर का फिलामेंट यानी तंतु बना होता है। किसका बना होता है? जो आपका विद्युत हीटर होता है उसका फिलामेंट यानी तंतु किस चीज का बना होता है वो हमें बताना है। देखिए ऑप्शन हमारा है नाइक्रोम, लोहे और टंगस्टन और कांस्टेंटन, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा नाइक्रोम, है ना। नाइक्रोम वायर हम जो है यूज में लेते हैं तो हमारा जो है नाइक्रोम यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आ जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है? ताप बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए जब हम ताप बढ़ाएंगे तो कोई चालक का प्रतिरोध हमेशा बढ़ेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है उसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, है ना, बढ़ेगा। यानी कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध हमेशा बढ़ता है, कि याद रखेंगे ये क्वेश्चन आया हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद आ जाता है उपभाग 2, है ना, उपभाग 2 जो कि हमारा क्या होता है, केमिस्ट्री। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, फिजिक्स के जो है ऑब्जेक्टिव पढ़े। अब हम जो है उपभाग 2 में केमिस्ट्री के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया 2FeCl3 + 2H2O + Y = 2FeCl2 + H2SO4 + 2HCl में Y क्या है। देखिए Y हमसे पूछ रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्शन है ना, ये पूरी हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है। और इसमें हमारा एक कंपाउंड है जो कि है Y, है ना, Y। अब हमें ये बताना है कि Y कौन सा कंपाउंड है ना, तो ये हमें बताना रहेगा कौन सा यौगिक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला हमारा S है, दूसरा हमारा H2S है, तीसरा हमारा SO2 है, चौथा हमारा Cl2 है। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, SO2, है ना। SO2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो Y है इसकी जगह पर SO2 आएगा। ओके, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, उसे भी आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है काफ़ी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 100% पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में भी आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है। देखिए यहाँ पर अम्लीय लवण पूछता है और क्षारीय लवण पूछता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है अम्लीय लवण, है ना। तो अम्लीय लवण कौन सा है, देखिए हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए NaCl, ऑप्शन नंबर बी NaHSO4, ऑप्शन नंबर सी Na2SO4, ऑप्शन नंबर डी KCl। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी Na2HSO4, है ना, Na2HSO4 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसे आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ओके, सो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है मैट में मुख्यतः होता है। जो आपका मैट होता है ना, उसमें मुख्यतः क्या पाया जाता है, FeS पाया जाता है, या फिर Cu2S पाया जाता है, या फिर Cu2S तथा FeS पाया जाता है, या फिर Cu2S तथा Fe2S3 क्या पाया जाता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, और मैट में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, FeS। ओके, FeS पाया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप याद रखेंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जो कि है निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूरा कीजिए। जो आपके पास रासायनिक समीकरण है उसे आपको पूरा करना है। आपके पास एक जो है रासायनिक अभिक्रिया दे देंगे, यहाँ पर हमें कंपाउंड जो है डैश करके दे देंगे, है ना, यहाँ पर हमें फिल करना रहेगा। ये हमारे पास हमें पता नहीं है कौन सा कंपाउंड आएगा। प्लस FeCl3 = CH3COCl, और प्लस में POCl3 और HCl। अब यहाँ पर हमें बताना है यहाँ पर कौन सा कंपाउंड आएगा, CH3OH आएगा, CH3COOH आएगा, या फिर C2H5OH आएगा, या फिर CH3CH2COOH आएगा। तो यहाँ पर कौन सा कंपाउंड आएगा, फटाफट से बताइए। आपने अगर पढ़ रखा है तो आप जरूर इसका आंसर बता रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी CH3COOH, है ना, CH3COOH ये हमारा यहाँ पर कंपाउंड आएगा। और ये रिएक्शन कैसे होती है, बहुत मज़ेदार रिएक्शन है। यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए CH3COOH, है ना, यही तो है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होता क्या है, इस तरह से जो है 2 बॉन्ड टूटते हैं। और जो आपका PCl5 है ना, PCl5 की जब भी रिएक्शन आए तो कैसे करनी है, देखिए यहाँ पर आपको बॉन्ड तोड़ना रहता है, एंड यहाँ पर आपको करना क्या रहता है, देखिए यहाँ पर आपको PO, है ना, PCl3 इस तरह से जोड़ना है। और यहाँ पर आपको क्या करना रहता है, ये देखिए Cl, एक Cl यहाँ पर जोड़ दीजिए और एक Cl यहाँ पर जोड़ दीजिए, है ना। तो देखिए PCl5, ये PCl5 हो रहा है ना पूरा। तो अब हमने जोड़ दिए, तो देखिए बना क्या, यहाँ पर हमारा कंपाउंड बना CH3COOCl, है ना, सॉरी CH3COCl हमारे पास ये बन गया, देखिए। और POCl3, है ना, POCl3 बन गया, देखिए। और यहाँ पर हमारा जो है HCl, है ना, HCl। तो इस तरह से जो है ये रिएक्शन होती है, मैंने आपको समझा दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है, उभयधर्मी ऑक्साइड, है ना। जो उभयधर्मी ऑक्साइड है वो कौन से हैं, चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। दोस्तों इसके ऑप्शन हमारे होने वाले हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड है तो कौन सी है, देखिए पहला ऑप्शन हमारा है Na2O, और दूसरा ऑप्शन है MgO, तीसरा ऑप्शन है Al2O3, और चौथा ऑप्शन है P2O5, है ना। ये हमारे पास ऑप्शन है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है वो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा,
Al2O3 है ना, ये उभयधर्मी है ना, उभयधर्मी ऑक्साइड है, याद रखेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सी होता है, तो Al2O3 होता है। ओके, एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि हमसे कह रहा है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है, CH4 है, C3H8 है, C4H10 है या फिर C2H6 है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया है ना, ये ज़्यादातर लोगों को आता होगा, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को आता होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी C3H8। C3H8 हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि प्रोपेन का जो रासायनिक सूत्र होता है C3H8 होता है। ओके, एंड इसके बाद देखिए उपभाग हम 3 में आ चुके हैं। उपभाग 3, अभी तक हमने फिजिक्स पढ़ ली और केमिस्ट्री पढ़ ली, अब बायो पढ़ने की बात है ना, क्योंकि क्लास 10 साइंस में 3 चीज़ होती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और फिजिक्स और केमिस्ट्री हमने पढ़ लिया, उनके ऑब्जेक्टिव है ना। अब हम बायो की बात करने वाले हैं। पेपर आपका इसी पैटर्न पे आएगा, ध्यान दीजिएगा, पेपर आपका इसी पैटर्न पर आने वाला है। तो जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाली है। तो देखिए बोर्ड एग्जाम में आपका जो है उपभाग 3 होगा, जो कि बायो होगा, है ना, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से रिलेटेड होगा, और इससे रिलेटेड जो है काफ़ी सारे आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। देखिए 14 नंबर में हमसे पूछ रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, हाइड्रा में प्रजनन होता है, जो हाइड्रा होता है उसमें प्रजनन होता है, किसके द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है, विखंडन द्वारा होता है, खंडन द्वारा होता है, या फिर कायिक प्रवर्धन द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, अगर आपने क्लास 10 में बायो पढ़ी है तो इसका राइट आंसर आप बता रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, जो आपका हाइड्रा होता है उसमें जो है प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है ना। तो इसका राइट आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 100% पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि हमसे कह रहा है कि पाइरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है ना। पाइरुवेट की विखंडन की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है, कहाँ पर होती है, कोशिका द्रव में होती है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, या फिर हरित लवक में होती है, या फिर केंद्रक में होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए कमेंट करके। एंड इसका जो राइट आंसर होने वाला है 15 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है, याद रखेंगे। 100% पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि मनुष्य में विरकक किस तंत्र से संबंधित है। जो विरकक होता है ना, किडनी होता है, वो मनुष्य में किस तंत्र से, है ना, कौन से तंत्र से संबंधित है, तो वो हमें बताना है ना। तो पोषण से होता है, श्वसन से होता है, उत्सर्जन से होता है, या फिर परिवहन से होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, फटाफट से बताइए अगर आपने पढ़ा रखा है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी उत्सर्जन, है ना। उत्सर्जन से रिलेटेड होता है हमारा विरकक, है ना। तो यही हमसे पूछ रहे हैं कि जो मनुष्य होता है उसमें विरकक किस तंत्र से संबंधित होता है, तो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है हमारा विरकक, है ना, किडनी, जिसे हम किडनी कहते हैं। ओके, याद रखेंगे। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है वो हमसे कह रहा है कि मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, है ना। मेंडल, अब जानते हैं आप मेंडल का पूरा नाम क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, है ना। तो ग्रेगर जॉन मेंडल, याद रखेंगे, मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। ओके, और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से इन्होंने प्राप्त की थी, मंदिर में, स्कूलों में, या फिर गुरुकुल में, या फिर गिरजाघर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि जो मेंडल थे उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी गुरुकुल में, है ना। गुरुकुल में उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। ओके, याद रखेंगे, ये भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जो कि हमसे कह रहा है कि मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है ना। जो मादा जनन तंत्र होता है उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें जो है किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है, अंडाशय में, अंडवाहिनी में। ये हमारे 2 ऑप्शन हो गए। एंड इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी हमारा है गर्भाशय में, और ऑप्शन नंबर डी हमारा है योनि में। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने 4 ऑप्शन थे, अंडाशय और अंडवाहिनी और गर्भाशय और योनि। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी, जो मादा जनन तंत्र होता है उसके जो है किस भाग में लूप किया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो गर्भाशय में लूप किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गर्भाशय। ओके, एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, जो कि हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए जायांग, पुंकेसर, वर्तिकाग्र, अंडाशय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, पुंकेसर। जो हमारा पुंकेसर होता है वही प्रतिनिधित्व करता है ना, नर जननांग का। तो यह हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा था, निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो पुंकेसर होता है ना। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुंकेसर। ओके, एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा या से पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन हमसे कुछ इस तरह से पूछा गया है, और इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा है बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना। ऑप्शन नंबर बी हमारा है अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों का स्विच बंद करना, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा है वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना। ऑप्शन नंबर डी हमारा है उपर्युक्त सभी, है ना। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, है ना। ये सारे के सारे जो है क्या हैं, पर्यावरण मित्र व्यवहार, है ना। ध्यान रखेंगे, पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं ये सारे के सारे ऑप्शन, याद रखेंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। दोस्तों इस तरह से अभी तक जो है हमने अपने क्वेश्चन पेपर में, है ना, क्वेश्चन पेपर में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया है जो कि VIMP क्वेश्चन होने वाले थे। एंड इसके बाद हमारा जो है खंड ब स्टार्ट होता है, जो आपका खंड ब होता है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। और इसमें जो है हमसे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किससे रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड, है ना। फिजिक्स से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, है ना, जो कि आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पर पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल, है ना, जो भी कुछ होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 21 हमसे पूछता है कि वायु के सापेक्ष जल एवं कांच के अपवर्तनांक क्रमशः कितने हैं, 4/3 तथा 3/4 हैं। तो ज्ञात करना है हमें, क्या ज्ञात करना है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये दोनों चीज़ें हमें ज्ञात करनी रहेंगी, और ये न्यूमेरिकल है और मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल होने वाला है, इसे आप हल्के मत लेना। 2025 के लिए VIMP न्यूमेरिकल होने वाला है। तो 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा और 2 चीज़ें पूछी जाएंगी, यानी 2-2 नंबर में हमसे ये पूछे गए हैं, है ना। न्यूमेरिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VIMP न्यूमेरिकल है, इसे आप अच्छे से याद करिएगा, तैयार करिएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जो कि हमसे कह रहा है कि एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट पढ़ सकता है। ओके, चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है ना। वह बिना चश्मा पहने पुस्तक को कितनी दूर रख कर पढ़ सकता है, ये हमें बताना है, और ये न्यूमेरिकल ही है, 4 नंबर में हमसे पूछा गया है। ओके, अब यहाँ पर हमें बताना है वह कितनी दूर तक पढ़ सकता है ना, पुस्तक को रखकर। तो ये न्यूमेरिकल टाइप है और इसे आपको सॉल्व करना रहेगा, आपको फॉर्मूला लगा करके, है ना। एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 हमसे कह रहा है कि 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। देखिए 2 ओम 3 ओम और 5 ओम के प्रतिरोध हैं, उन्हें हमने क्या करा है, श्रेणी क्रम में जोड़ा है। ओके, श्रेणी क्रम में जोड़ा है। इस बात का आप ध्यान देंगे कि किस क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी में या फिर समांतर में, है ना। तो श्रेणी क्रम की बात कर रहे हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा दिया है ना, अगर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर हमें ज्ञात करना है ना। अगर 30 वोल्ट का जो है 30 वोल्ट का विभवांतर हमने लगा दिया है तो हमें करना क्या है, प्रत्येक प्रतिरोध, है ना, हर एक प्रतिरोध के सिरे पर हमें जो है विभवांतर ज्ञात करना है, और ये भी 4 नंबर में हमसे न्यूमेरिकल पूछा गया है। सो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं भाई फिजिक्स है, और फिजिक्स में ज़्यादातर जो है न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं, तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। एंड यहाँ पर आप देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, है ना। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करने के लिए आएगा, और इस बार 100% जो है प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन के आने की, तो इसे आप ज़रूर तैयार कीजिएगा, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, है ना। अथवा में क्वेश्चन आपको दे देते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। तो देख लेते हैं अथवा में हमारा कौन सा क्वेश्चन होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें पहला नंबर क्वेश्चन हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तथा दाहिने हाथ के अंगूठा नियम को स्पष्ट कीजिए। यानी जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तथा दाहिने अंगूठे, है ना, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम था, उसे आपको स्पष्ट करना है। यह किन भौतिक राशियों की
दिशा को ज्ञात करने में प्रयुक्त है ना। ये जो नियम है वो किन भौतिक राशियों की दिशा को ज्ञात करने में प्रयुक्त है वो हमें बताना रहेगा। और ये भी हमारा क्वेश्चन कितने नंबर में है, 4 नंबर में पूछा गया है। तो इसे भी आप अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि ये जो फिजिक्स में पूछा गया है और इस तरह के क्वेश्चन भी जो है पूछे जाते हैं और ये जो है 2025 में पूछा जा सकता है, तो इसे आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। एंड इसके बाद देख सकते हैं उपभाग आपका 2 स्टार्ट हो जाता है ना, उपभाग 2। उपभाग 2 में आप देखेंगे तो आपका 25 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे 1 + 1 + 1 + 1 = 4, यानी 4 नंबर में हमसे क्वेश्चन पूछा है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे 4 क्वेश्चन पूछे हैं जो कि 1-1 नंबर के होंगे ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण पूछ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर लेड नाइट्रेट को गर्म करना। अब देखिए रासायनिक समीकरण आपको बनानी है और संतुलित होनी चाहिए। ओके, काफ़ी स्टूडेंट जो है संतुलित यानी बैलेंस करना भूल जाते हैं केमिकल रिएक्शन को, तो बैलेंस करना है क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे बोल दिया है ना संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो क्या होगा, है ना, और वो आपको समीकरण बताना रहेगी। और एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया कराना है। नेक्स्ट हमारा है जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया कराना है। और फोर्थ आपका है सोडियम सल्फेट विलयन की बेरियम क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया हमें कराना रहेगी। और आपको जो है केमिकल रिएक्शन ही लिखना है सिर्फ, ये आपको इन अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है ना। अब देखिए पहला हमारा है समजातीय श्रेणी क्या होता है ना। दूसरा आपका है कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति। देखिए ये क्वेश्चन VIMP है ना, तो इसे आप अच्छे से तैयार कीजिएगा और ये भी आपसे पूछा जा सकता है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे 2-2 नंबर में पूछे गए, यानी कि टोटल क्वेश्चन हमारा जो है ये वाला 26 नंबर 4 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन, है ना, जिसमें कि हमसे पूछा है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी है। जिसमें कि पहला क्वेश्चन है समजातीय श्रेणी क्या होता है, वो आपको बताना रहेगा अच्छे से। नेक्स्ट आपका है कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति क्या होती है, इसे भी आपको अच्छे से बताना रहेगा, है ना। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को करना है। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 27 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखिए IUPAC नाम जरूर आता है। देखिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर का हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। IUPAC नाम हर बार पूछे जाते हैं, इस बार भी आएंगे, लेकिन मेन बात यह है कौन से पूछे जाएंगे, है ना। तो वही आज की इस वीडियो में लेकर के आया हूँ जो कि 100% पूछने की प्रोबेबिलिटी है इनकी। इन्हें आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। CH3COOH इसका IUPAC नाम क्या होगा, CH3CH2CH2Cl, है ना, इसका जो है रासायनिक सूत्र IUPAC नाम क्या होगा। एंड इसके बाद जो है CH∧CH इसका IUPAC नाम क्या होगा। इन तीनों का IUPAC नाम आपको अच्छे से तैयार करने हैं, ये डेफिनेटली पूछे जाने वाले जो है IUPAC नाम है। 3 मार्क्स में पूछा गया है, यानी कि 1 नंबर में 1 IUPAC नाम पूछा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लेना, VIMP क्वेश्चन होने वाला है। एंड इसके बाद खा नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि साबुन क्या है हमें बताना है और साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है तथा साबुन की 2 विशेषताएं भी हमें लिखनी है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें जो है ये क्वेश्चन 3 नंबर में हमें मिला है, लेकिन इसमें 3 चीज़ें हमसे पूछी हैं। पहला साबुन क्या है 1 नंबर में, साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखना है 1 नंबर में, ये हो गया। साबुन की 2 विशेषताएं लिखना है 1 नंबर में, ये हो गया। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साबुन क्या है, साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया भी पूछिए और साबुन की 2 विशेषताएं पूछिए। इस तरह से जो है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और VIMP ये क्वेश्चन होने वाला है, इसे भी आप याद रखना। फ्रेंड्स अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है ना, तो आप अथवा वाला कर सकते हैं। अथवा में भी हमें क्वेश्चन दे देते हैं। अथवा में हमें क्वेश्चन मिला है, देखिए जो कि पहला क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं स्पष्ट कीजिए। जो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती हैं उनको आपको स्पष्ट करना रहेगा और ये 2 नंबर में क्वेश्चन आया है। ओके, एंड इसके बाद खा नंबर है pH मान क्या है, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है, वो आपको बताना है। देखिए pH क्या होता है ना, pH मान क्या होता है वो भी आपको याद रखना है और इसके बारे में लिखना है और ये बताना है कि इसका जो है हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, वो भी आपको बताना है ना। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा है खनिज तथा अयस्क में अंतर बताना है। जो आपके खनिज होते हैं और जो आपके अयस्क होते हैं इन दोनों में आपको अंतर बताना है ना। इस तरह से क्वेश्चन आया है। अगर आप ये वाला क्वेश्चन कर देते हो तो अच्छी बात है, अगर ये नहीं आता है तो आप इसे भी कर सकते हो, है ना। आपको मार्क्स 3 ही मिलने वाले हैं कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो, है ना। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देखेंगे आपका उपभाग 3 स्टार्ट हो जाता है, उपभाग 3, जिसमें कि आपसे बायोलॉजी के क्वेश्चन
पूछे जाएंगे, है ना। बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीव विज्ञान से रिलेटेड, जो कि आपका उपभाग नंबर 3 होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका 18वें नंबर क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि 18वें का क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। यह हमें बताना है कि हमारा जो भोजन का पाचन होता है उसमें लार की क्या भूमिका है ना। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। ये 2 नंबर में क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। एंड इसके बाद खा नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ओजोन परत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ओजोन परत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है लेकिन इस बार ये पूछा जा सकता है। VIMP क्वेश्चन है, इसे भी आप याद रखिएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि का नंबर है, स्वपरागण तथा पर परागण में विभेद कीजिए। जो आपका स्वपरागण होता है और जो आपका पर परागण होता है इनमें आपको दो अंतर स्पष्ट करना है ना। ये भी आपका 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। एंड इस तरह से जो आपको इनके आंसर करने हैं। सो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में आपको जो है अंतर बताना है और स्वपरागण और पर परागण में अंतर जरूर पूछा जाएगा इस बार। 100% प्रोबेबिलिटी है इसकी, है ना। तो इसे आप अच्छे से तैयार करिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर खा, जो कि हमसे कह रहा है कि परिवार नियोजन की किन्हीं 2 स्थायी विधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो परिवार नियोजन होता है उसकी किन्हीं 2 स्थायी विधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। और ये 2 नंबर में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि हमसे क्वेश्चन नंबर 10 का हमसे कह रहा है कि किन्हीं 2 पादप हार्मोन के नाम एवं कार्य लिखिए। जो आपके जो पादप हार्मोन होते हैं ना, किन्हीं 2 पादप हार्मोन के आपको नाम लिखने हैं और कार्य बताने हैं, है ना। ये दोनों चीज़ें आप बताएंगे। ये भी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह से जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखिए, पौधों में रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। जो पौधे होते हैं उसमें रंध्र होते हैं ना, तो उनमें उपयोगिता हमें बतानी कि रंध्रों की उपयोगिता क्या होती है ना पौधों में, तो वो हमें बताना रहेगा। ये भी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा है। VIMP क्वेश्चन होने वाला है, इसे भी आप याद रखेंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ग, पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, है ना। जो पाचन तंत्र होता है उसके हमें चित्र भी बनाना है, उसका वर्णन भी करना है। ये VIMP क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है, पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन, है ना। और बड़े नंबर में आता है, देख सकते हैं 6 नंबर में हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। अथवा में क्वेश्चन आएगा लगकर, है ना। अगर आप सचित्र वर्णन नहीं जानते तो आप ये वाला कर सकते हैं क्वेश्चन, जो कि हमसे कह रहा है कि लक्षणों की वंशागति के नियम में मेंडल के प्रयोगों के महत्व की व्याख्या कीजिए, है ना। तो ये आपको बता देना है। अगर आप इस क्वेश्चन को कर देते हैं तो इसे मत करना, अगर इसे करते हैं तो ऊपर वाले को मत करना, है ना। तो ये 2 अथवा में क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं, बड़े नंबर में मिलते हैं। तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो आपको 6 मार्क्स मिलने वाले। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन की है ना। पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसे आप अच्छे से तैयार करिएगा। लक्षणों की वंशागति के नियम में मेंडल के प्रयोगों की महत्व की व्याख्या का नियम, है ना। ये क्वेश्चन भी VIMP है, इसे भी आप अच्छे से तैयार करिएगा। ओके, तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो में मैंने आपको क्लास 10, है ना, क्लास 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएं जो कि साइंस से होने वाले, है ना। साइंस से इस पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, तो इसे आप हल्के में मत लेना। इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेजेंट जरूर लगा देना, है ना। कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, पेन तो ख़त्म हो गया हमारा, तो आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो या फिर आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ओके, एंड फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना जिससे कि वो भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जान सके, उनका भी बोर्ड एग्जाम अच्छे से हो सके। जैसे कि आप जानते हो आपका 4 मार्च को पेपर होने वाला है ना, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है क्योंकि साइंस जैसे सब्जेक्ट में मार्क्स लाना बहुत से स्टूडेंट्स को टफ लगता है लेकिन होता नहीं। अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे क्लास 10 साइंस में, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, है ना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं आपको सामाजिक विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, है ना, सारे के सारे जो आपके 2025 के वायरल क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, जिससे कि ये वीडियो और आगे जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।